वी शैल सी नाउ अबाउट स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर तो एक स्फेरिकल मिरर होता क्या है? कोई एक बड़ा सा स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम से अगर एक छोटा सा हिस्सा निकाल के लेंगे तो हम उसको स्फेरिकल मिरर कहेंगे। तो छोटा सा हिस्सा मतलब कितना छोटा, उसका कुछ स्पेसिफिकेशंस है। तो पहले किसी एक स्फेरिकल सरफेस को स्फेरिकल मिरर हम कब कहेंगे, चलिए देखते हैं क्या है उसका लिमिटेशंस। ए स्फेरिकल surface can be treated as, can be considered as a spherical mirror, can be considered as a spherical mirror if, कब? पहला हुआ उसका साइज, द अपर्चर is very small as compared to radius of the spherical surface तो हम देख रहे हैं कि जो अपर्चर मतलब ये अगर कोई स्फेरिकल मिरर है, ये डायमीटर को जनरली अपर्चर कहते हैं। दिस मस्ट बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस। मान लो कि ये एक स्फीयर हुआ, इसमें से हम ये वाला हिस्सा निकाल के लिए, ये वाला हिस्सा, तो इसका ये जो साइज है दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। मान लो रेडियस ऑफ द स्फीयर इज समथिंग लाइक 80 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ कितना होगा? ये लेंथ होगा 2 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे इट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द अपर्चर इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। नॉट ओनली दैट, और क्या है? बिट नंबर 2 हुआ ऑल इंसिडेंट रेज आर मेकिंग small angle with the principal axis। ये छोटा सा एंगल कर रहे हैं। जैसे मैं कहूं कि ये कोई एक स्फेरिकल मिरर है और आप जानते हो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस से, बड़े बच्चों तो इसे बताने की जरूरत नहीं है, जिसको कहते हैं पोल। तो ये जितने रे इसके साथ इसके ऊपर गिरेंगे वो सारे के सारा रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ छोटा एंगल करना जरूरी है। सपोज ए रे इज इंसिडेंट लाइक दिस और लाइक दिस, दैट मींस द एंगल्स आर वेरी स्मॉल। इतना छोटा है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है तो आप साइन थीटा को थीटा कह सकते हो, इतना छोटा है, तभी हम कहेंगे कि ये स्फेरिकल मिरर कहलाएगा। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है टू यूज ए स्फेरिकल सरफेस एज ए स्फेरिकल मिरर। फॉर एग्जाम्पल, हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कोई एक मिरर है ऐसा, और ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस, और हम कहेंगे इस मिरर में वो एज पर डायमेंशंस जैसे दिया गया, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है। अब ये आदमी का इमेज मुझे निकालना है, ये आदमी का इमेज हमें निकालना है। कैसे निकालना है? इन दिस मिरर। हाँ पहले नहीं क्लास चलती। तो क्या ये आदमी का इमेज हम इस मिरर में मिरर फॉर्मूला वगैरह निकाल के लगा के निकाल सकते हैं? कहाँ बनेगा इमेज, कितना बड़ा इमेज बनेगा, सोचते हैं। अब अगर हेड का इमेज देखेंगे तो ये आएगा कुछ यहाँ पे गिरेगा। इज इट मेकिंग ए स्मॉल एंगल? ये तो 30 डिग्री के आसपास दिख रहा है, मतलब ये आदमी का इमेज हमें इस मिरर में मिलेगा नहीं, बिकॉज द इंसिडेंट रेज आर नॉट मेकिंग स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आया? तो दो चीज ध्यान रखना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर मस्ट बी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द अपर्चर ऑफ द मिरर। और क्या याद रखना है कि ऑल इंसिडेंट रेज आर मेकिंग स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, मींस दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और पैराएक्सियल।
मतलब थोड़ा सा एंगल कुछ करके आ रहे हैं। ठीक है, फाइन। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में हम देखेंगे कि कोई एक मिरर है, मे बी ये कोई कनकेव मिरर है और या फिर ये कोई कन्वेक्स मिरर है। कोई भी केस में कोई एक मिरर है और हमें मान लो कि ये हो गया उसका पोल और ये हो गया उसका सेंटर। अब मान लो कि इस मिरर पे हम एक रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना चाहते हैं। क्यों रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना चाहते हैं? क्योंकि हमें इमेज पता करना है। इमेज कहाँ होता है? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगे वहां पर इमेज फॉर्मेशन होगा। चलिए मानते हैं कि मैं यहां से कोई रे इसके ऊपर डालता हूं। सपोज आई पुट ए इंसिडेंट रे लाइक दिस। नाउ आई वांट टू ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे कैसे ड्रॉ करूंगा? आई विल हैव टू ड्रॉ ए नॉर्मल। मैं अगर यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, आप जानते हो कि किसी एक स्फीयर में अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ऑब्वियसली दैट नॉर्मल विल पास थ्रू द सेंटर। इसका मतलब अगर A इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उस पॉइंट को अगर आप C के साथ जोड़ोगे तो दैट विल बिहेव एज द नॉर्मल। समझ में आया? अभी अगर ये एंगल थीटा है तो इसको आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे रहेगा? ऐसे। That means corresponding to any incident ray, we can draw the reflected ray. कैसे? मान लो कि इंसिडेंट रे इज एट A, then join A to the center of the sphere. C को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मालूम है आप लोगों को, इसलिए मैं ज्यादा फैला नहीं रहा हूँ। C द सेंटर ऑफ कर्वेचर। A को C के साथ जोड़िए। A को जब C के साथ जोड़ोगे, that line will behave as the normal at the point of incidence. एक बार नॉर्मल मिल गया, इंसिडेंट रे मिल गया, आप इंसिडेंट एंगल पता कर सकते हो। इंसिडेंट एंगल मिल गया, आप रिफ्लेक्टिंग एंगल पता कर सकते हो और यू कैन ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे। सो कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनी इंसिडेंट रे और ए स्फेरिकल मिरर वी कैन ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे। ये हमें समझ में आया। तो क्या ये पूरे चीज में याद रखना था? इफ ए इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस A is point of incidence, A क्या है? Point of incidence. C क्या है? Center of curvature. देन आपको याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि CA is the normal. ये मुझे न्यूमेरिकल सॉल्विंग में मदद करेगा। एक्सक्यूज मी। देन आप कहोगे, देन line joining C and A, CA, then CA is normal to point A. CA is normal to point A. Point A क्या था? Point of incidence. क्योंकि कोई भी एक सरफेस से अगर रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना है, वह इंसिडेंट रे दिया है तो हमें एक नॉर्मल की जरूरत होता है, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये इंसिडेंट रे आया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पर ये रे गिर रहा है वहां पर उस पॉइंट में नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए उस पॉइंट को मैं C के साथ जोड़ूंगा। कोई एक स्फेरिकल बॉडी में अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे इट विल पास थ्रू द सेंटर, सो CA behaves as the normal. Remember, any point of the mirror joined to C behaves as the normal at that point. ये बड़ा हेल्पफुल मैसेज होगा आपके लिए। ठीक है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आगे बढ़ते हैं। अगर ये कोई एक स्फेरिकल मिरर है, ये कोई एक स्फेरिकल मिरर है, मतलब इट इज सैटिस्फाइंग ऑल क्राइटेरिया ऑफ स्फेरिकल मिरर, मींस द अपर्चर इज वेरी स्मॉल। इन दैट केस अगर आप कहोगे कि यहाँ पर कोई रे आता है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आप जानते हो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द फोकस। ये ऐसा फोकस से जाएगा। और अगर ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आप जानते हो कि ये जो लेंथ है, जो फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ है, द फोकल लेंथ इज r/2। क्योंकि आप लोगों को प्रूफ की जरूरत नहीं है, उसके लिए आप डिटेल वीडियो देख सकते हो, इज देयर इन द चैनल। तो इसमें हम देख रहे हैं द फोकल लेंथ इज r/2 और हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो रे ए से आ रहे हैं, मान लो एक रे ए से आया, दूसरा रे ए से आया, सपोज द अदर रे इज कमिंग लाइक दिस। अब ये रिफ्लेक्ट करेगा तो कैसे आएगा? दिस विल ऑल्सो पास थ्रू द फोकस, दैट मीन्स
if the rays are coming parallel to the principal axis, after reflection they all will pass through the focus only if the mirror is spherical in shape, and in that case you will say f is equal to r by 2. अब बोलोगे सर मिरर स्फेरिकल शेप का नहीं होगा, तो नहीं होगा, नहीं मिरर अगर ये स्फेरिकल शेप है, अगर मिरर जैसे बिहेव नहीं कर रहा होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा। मैं आपको दिखा सकता हूँ। सपोज ऐसे दिस इज व्हाट इज ए मिरर जिसका अपर्चर काफी बड़ा है। देखो मैं कहूँ कि ये मान लो कि यहाँ पे कहीं एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर मान लो कि कोई रे आया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे आया, तो मान लो कि उसका सी है, सेंटर है, तो आपको इसका नॉर्मल ड्रॉ करना है। हाँ नॉर्मल हो गया। अब क्या हो गया, ये हो गया इंसिडेंट एंगल और ये हो गया रिफ्लेक्टिंग एंगल। क्या सर ये पॉइंट फोकस नहीं होगा? नहीं होगा। चलो बताता हूँ कैसे। सपोज ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम हियर इज नथिंग बट r। और आप जानते हो कि किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ टू साइड्स इज मोर देन द थर्ड साइड। 2x इज ग्रेटर देन r, मतलब x इज ग्रेटर देन r by 2। तो x अगर बड़ा हुआ r by 2 थे, ये कितना हो गया, दिस लेंथ जो आपको मिल रहा है, दिस लेंथ इज लेस देन r by 2। दैट मीन्स here in this case the focal length is less than r by 2। समझ में आ रहा है? f is equal to r by 2 कब होगा? Only when the aperture is small। ठीक है? अच्छा ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि ये f is equal to r by 2 होता है, लेकिन ध्यान से देखें कि what is focal length? Focal length is the distance of the focus from the pole। तो how you define the focus? When a beam of light parallel to principal axis reflect from a spherical mirror, the point at which they cut the principal axis or appear to cut at the principal axis, that point is called focus। जैसे ये कनकेव मिरर था तो आपको दिखा कि ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट करके आ रहे हैं और इसको यहाँ पे कट कर रहे हैं। अगर ये कन्वेक्स मिरर होता तो चलो देखते हैं क्या हो रहा है। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट ए कन्वेक्स मिरर, दिस इज व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये कन्वेक्स मिरर में हम कहेंगे कि ये हो गया सेंटर, और चलो मानते हैं कि ये कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया, कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया। अब ये रे रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट करने के लिए कैसे रिफ्लेक्टेड रे बनाएंगे? पहले हम इस पॉइंट को सेंटर के साथ जोड़ेंगे, तो ये नॉर्मल जैसे बिहेव करेगा। तो ये जो है एंगल है वो इंसिडेंट एंगल है, तो रिफ्लेक्टिंग एंगल कुछ ऐसा हो जाएगा। और आप देख रहे हो क्लियरली कि जो रिफ्लेक्टेड रे आपको दिख रहा है वो रिफ्लेक्टेड रे तो ये दूर भाग रहा है, it is not cutting the principal axis. However, if you extend the reflected ray, it appears to cut the principal axis somewhere here। फिगर थोड़ा ठीक नहीं है इसलिए गड़बड़ आ रहा है। अच्छा इसको थोड़ा और कर देते हैं। Yes, you see the reflected ray जो यहाँ से हम ड्रॉ किए, पहले क्या किया, हमें इंसिडेंट रे दिया गया था, और हमने क्या किया, जिस पॉइंट में इंसिडेंस हो रहा था उस पॉइंट को सी के साथ जोड़े तो नॉर्मल जैसे बिहेव करने लगा। तो ये एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट नहीं कर रहा था, बट व्हेन यू एक्सटेंड इट अपीयर्स टू कट द प्रिंसिपल एक्सिस समवेयर हियर, सो दैट इज द फोकस। कहने का मतलब है in this case, in case of concave mirror, the focus is in front of the mirror. In case of convex mirror, the focus is behind the mirror। समझ में आया? Is it understood? Yes, yes। तो focus क्या है? It is the point where a parallel beam of light after reflection, a beam of light parallel to principal axis after reflection cut the principal axis or appear to cut the principal axis upon extension। ये हो गया फोकल लेंथ। ठीक है, ये आपको मालूम है। और पोल से फोकल लेंथ का डिस्टेंस को हम कहते हैं, पोल से फोकस का डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। हमारा सारा खेल जो है इमेज देखने में बनाने में है, तो इमेज बनता है एट द इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज। तो पहले रिफ्लेक्टेड रे कैसे पता करेंगे? पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। कोई प्लेन मिरर में आपको कोई पूछेगा यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज बनाओ। आपको लॉजिक मालूम है कि ये डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर आर सेम।
और आपको ये भी मालूम है कि द ऑब्जेक्ट एंड इमेज जॉइनिंग लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर, तो फटाफट बना लेते हो, बात सही है। लेकिन सोचो कि अगर डायग्रामेटिकली ज्योमेट्रिकली निकालना चाहेंगे तो यहाँ से एक रे लाएंगे, ऐसे रिफ्लेक्ट करके गया, यहाँ से दूसरा रे लाएंगे, वो ऐसे रिफ्लेक्टेड करके गया, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करो तो दे आर अपीयरिंग टू मीट समवेयर हियर, तो आपको हो गए यस, जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज आर अपीयरिंग टू मीट देयर इज द इमेज। तो कोई इमेज का लोकेशन जानने के लिए कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे की जरूरत है, ये आपको समझ में आता है। अभी ये बात चल रहा था स्फेरिकल मिरर का, तो हमें भी 2 रिफ्लेक्टेड रे की जरूरत है तो नो द लोकेशन ऑफ इमेज। तो रिफ्लेक्टेड रे होते कैसे? ज्योमेट्रिकली तो हर केस में आप ड्रॉ नहीं करोगे कि सी को ए के साथ जोड़ो नॉर्मल बन गया, तो प्रैक्टिकली आपको चीजें याद रखना पड़ेगा। पहला हुआ कि सपोज दिस इज व्हाट इज ए मिरर, और ये जो मिरर है, चलो मानते हैं कि ये मिरर का ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस बन गया इसमें ये पॉइंट को हम कहते हैं पोल, यू नो, और यहाँ पे है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और बीच में रहता है फोकल पॉइंट। सो द 3 important salient points on the principal axis are P, F and C. ओके, अगर कोई रे ऐसे आया, अगर कोई रे ऐसे आया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे विल गो थ्रू द फोकस। हाँ, समझ में आया। अगर कोई रे फोकस से गया, तो सोचो यहां से कोई रे आया फोकस से होते हुए गया, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी रिफ्लेक्ट करके ऐसे आएगा। मतलब कोई भी रे अगर फोकस से होते हुए पास किया तो रिफ्लेक्ट करने के बाद इट विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इसका इमेज जानना चाहते हैं, तो एक रे ऐसे ले लेंगे, ये हो गया एक रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा रे को हम ऐसे ले लेंगे पासिंग थ्रू फोकस, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कैसे जाएगा? हम जानते हैं कि इट विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऐसे करके जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, मतलब इमेज यहाँ पे होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? और क्या हम जानते हैं किसी भी एक मिरर में ये कोई एक मिरर है, मान लो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, कोई रे अगर सेंटर से होते हुए जाएगा ऐसे गिरेगा, तो यू नो दिस लाइन इज नॉर्मल, ए रे पासिंग थ्रू सेंटर, फॉर ए रे पासिंग थ्रू सेंटर व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द मिरर? कोई बताएगा? ये क्वेश्चन है आपका। फॉर ए रे पासिंग थ्रू सेंटर व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द मिरर? जीरो। क्यों? क्योंकि ये तो सीधा गिरेगा, ऐसे नॉर्मल टू दिस गिरेगा, अगर ऐसा गिरेगा तो ऐसा वापस आएगा। मतलब कोई रे अगर सेंटर से होते हुए जाएगा तो वहीं से अपने रास्ते को रिट्रेस करेगा। मतलब हुआ यूं कि अगर हम यहां से कोई रे सेंटर से होते हुए लेंगे तो ये सेंटर से होते हुए जाएगा। थोड़ा मैं इसको इधर कर दिया हूं इसलिए गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट, थोड़ा ये है, थोड़ा आपको दिखाने में आसान हो जाएगा। ये है ऑब्जेक्ट, अरे नहीं, दोनों की अपनी मर्जी से ये, तो फोकल पॉइंट को यहाँ पे ले आया, ई हो गया फोकल पॉइंट। यस, ठीक, ये गया, ये हाँ। तो बात क्या कर रहे थे? बात ये कर रहे थे कि कोई रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया तो फोकस देके गया, कोई रे अगर फोकस होते हुए गया ऐसे
फोकस होते हुए गया तो इट विल गो आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे सेंटर से होते हुए गया, सपोज आई से रे इज पासिंग थ्रू द सेंटर, तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे आएगा, वैसे ही वापस आएगा। ये भी हुआ एक रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और कितने सारे रिफ्लेक्टेड रे बता रहे हैं, देखो ये फिगर बनाने में थोड़ा गड़बड़ हुआ है, और गड़बड़ तो जोरदार हुआ है, ये इसीलिए मैच नहीं कर रहा है। मैं मिरर को आपके लिए थोड़ा छोटा करना चाहूंगा, बड़ा करना चाहूंगा, तब ये दिखेगा। मैं बड़ा करके किया हूं सो दैट यू कैन विजुअलाइज द थिंग्स। ये था सेंटर। अगर कोई रे सेंटर से होते हुए गया तो कैसे जाएगा, इट विल गो लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, एंड इट विल रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम हियर। क्या बात समझ में आ रहा है? कितने सारे रिफ्लेक्टेड रे आपको दिखा रहा हूं। ये हो गया सेंटर, ऐसा फिगर बन गया, ठीक है। ये हो गया सेंटर, ये हो गया फोकल पॉइंट, ये हो गया पोल। नोटिस करें कि यहां से जो रे आया उसका रिफ्लेक्टेड रे, यहां से जो रे आया उसका रिफ्लेक्टेड रे, सेंटर से जाते हुए जो रे आया उसका रिफ्लेक्टेड रे, दे आर ऑल मीटिंग एट द सेम पॉइंट बिकॉज द इमेज इज ए शार्प इमेज फॉर्मिंग हियर। यहां पर जब हम कहते हैं इमेज फॉर्मेशन, हम बात करते हैं ब्राइटेस्ट शार्प इमेज की, तो यहां पर एक शार्प इमेज बन रहा है क्योंकि सारा एक जगह आ रहा है तो बहुत ज्यादा ये ब्राइट बनेगा। अगर कोई रे सीधे पोल पे गिरा तो that ray will behave as the principal axis as the normal, और जितना एंगल में गिरेगा उतना एंगल में रिफ्लेक्ट करके वो यहां से निकलेगा और इवन सेम पॉइंट से जाएगा। तो आपको मिलेगा कि चारों रिफ्लेक्टेड रे, कौन क्या चारों रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला रिफ्लेक्टेड रे जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया था आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पासिंग थ्रू द फोकस, जो रे फोकस से गया था आफ्टर रिफ्लेक्शन इट वाज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो रे सी से गया था सेंटर ऑफ कर्वेचर से आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज रिट्रेसिंग द पाथ, जो रे पोल पे गिर रहा था आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज कमिंग लाइक दिस मेकिंग सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, दे आर ऑल मीटिंग एट द सेम पॉइंट। मतलब अगर हम कहेंगे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो यहां पर बनेगा हमारा इमेज, ठीक है। तो दिस वे यू कुड अंडरस्टैंड कि कोई ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे निकालेंगे। जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट, देखने के लिए मैं आपको एक छोटा सा चीज बताता हूं। सपोज हम कहेंगे कि ये हो गया हमारा कोई एक मिरर, मान लो कि ये हो गया फोकल पॉइंट, ये हो गया सेंटर, और आपको पूछा गया कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज ड्रॉ करो। ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज ड्रॉ करो, तो आपको दो रिफ्लेक्टेड रे की जरूरत है। आप एक रिफ्लेक्टेड रे ऐसा ले लो जो कि रिफ्लेक्ट करने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, दूसरा कुछ ऐसा ले लो जो रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकस से जाएगा, एंड यू सी बोथ ऑफ दीज रेज आर मीटिंग समवेयर हियर। ये दोनों रे कहाँ मिल रहे हैं, कुछ ये फोकस से होते हुए जाएगा, ऐसे जाएगा, और आप देखोगे ये जो रे है और ये जो रे है दे आर ऑल मीटिंग समवेयर हियर, तो आप कहोगे दे आर मीटिंग हियर। इसका मतलब हुआ ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है तो इमेज यहाँ पर होगा। दो ठो रिफ्लेक्टेड रे से आपका काम बन जाएगा। कोई पूछेगा कि ये अगर रे यहां से आता तो कैसे जाता, ये भी कुछ ऐसे ही जाता और ऐसे ही जाता। कैसे जाता, थ्रू दी लोकेशन ऑफ द इमेज, ऑल रिफ्लेक्टेड रेज विल पास थ्रू दिस पॉइंट। क्या बात समझ में आया? यस। अगर ये चीज आपको समझ में आया, मैं आपको एक छोटा सा चीज बताता हूं। सपोज हम कहेंगे कि यहां पर कोई एक मिरर है, फॉर अंडरस्टैंडिंग ओनली। सपोज यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट है और पता चला कि यहां से कोई रे ऐसे आया है और ये रिफ्लेक्ट करके ऐसे आया है सपोज, और यहां से कोई रे ऐसे आया है तो ये रिफ्लेक्ट करके कुछ ऐसा आया है, और चलो दिए हैं कि ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, तो क्या बता सकते हो कि यहां से अगर कोई रे ऐसे आएगा, यहां पे गिरेगा, यहां पे गिरेगा, और मान लो कि ये है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर,
तो ये रे रिफ्लेक्ट करके कौन सा पॉइंट से जाएगा, यहां से जब रिफ्लेक्ट करेगा दिस रे ए डी आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू व्हिच पॉइंट, डी सी, डी ए, डी बी, कौन सा पॉइंट से जाएगा? बिकॉज ऑल रिफ्लेक्टेड रेज विल पास थ्रू दी पोजिशन ऑफ द इमेज, इसलिए तो साफ इमेज बन रहा है। मतलब यहां से जो रे रिफ्लेक्ट करेगा वो भी इसी पॉइंट से ही जाएगा, वो भी इसी पॉइंट से ही जाएगा। ऐसे गेटिंग, सारा रिफ्लेक्टेड रे एक ही पॉइंट से जाते हैं। समझ में आया? देखें क्वेश्चन बी डिफिकल्ट, बोलेंगे द एंगल मेड बाय AD with CD is equal to the angle made by CD with DA DB, ऐसे करके दिया रहेगा तो आपको DB के साथ जो एंगल करेगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग एंगल है, ये रिफ्लेक्टिंग एंगल है और ये इंसिडेंट एंगल है। कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे दे सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये सर में दम नहीं है। यस सर। यस, देखा दमदार लड़का है। नेक्स्ट हुआ हम कहेंगे साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं, साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं इन केस ऑफ मिरर्स। क्या कहता है कि ऑल डिस्प्लेसमेंट्स, बुक में डिस्टेंस लिखता है, मैं भी डिस्टेंस लिखता हूं, बट दे आर ऑल डिस्प्लेसमेंट्स। डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, सारा जो डिस्प्लेसमेंट्स है उसको पोल से मेजर करेंगे। बुक में डिस्टेंस लिखता है तो मैं भी डिस्टेंस लिखता हूं, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव या पॉजिटिव होता है। ऑल डिस्प्लेसमेंट्स आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। दूसरा हुआ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव लेंगे। तीसरा हुआ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन पॉजिटिव, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं एंड वाइस वर्सा, मतलब उसका अपोजिट डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन को थोड़ा समझा देते हैं आपको। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक स्फेरिकल मिरर है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है। आप कहोगे कि ये जो डिस्टेंस है, सपोज ये डिस्टेंस है a और ये जो हाइट है इसको कहेंगे h1। मान लो इसका एक इमेज यहाँ पे बना, क्या हाइट का h2, ये डिस्टेंस कितना है b और इसका फोकल लेंथ क्या है f0 और इसका सेंटर कहीं है यहाँ पे। तो आप क्या कहोगे इस केस में, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, हम तो सारा चीज पोल से मेजर करते हैं, पोल से कितने दूर पे है, आप कहोगे ये a डिस्टेंस में है और इंसिडेंट रे कहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब इस डायरेक्शन को हम कहेंगे पॉजिटिव। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये ऊपर की तरफ है, इसको कहेंगे पॉजिटिव। इसकी उल्टे डायरेक्शन को टुवर्ड्स लेफ्ट होगा तो इसको कहेंगे नेगेटिव। नीचे की तरफ होगा तो ये हाइट को हम कहेंगे नेगेटिव। मतलब यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, हर चीज को पोल से मेजर करना है, पोल से मेजर करेंगे तो पोल से इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इधर को हुआ तो लिखेंगे -a। इमेज का डिस्टेंस भी यहां से मेजर करेंगे, इधर को कितना हो गया -b। फोकल लेंथ, इसका फोकस कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे अगर कहीं फोकस है तो आप कहोगे फोकल लेंथ विल बी आल्सो नेगेटिव। अगर इसका फोकल लेंथ f0 दिया है तब लिखेंगे -f0। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आप कहोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर इज -2f0, क्योंकि इसका डबल होता है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं।
हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो आप कहोगे प्लस h1, बट हाइट ऑफ द इमेज, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है। हाइट ऑफ इमेज आप कहोगे हाइट ऑफ इमेज इज नथिंग बट इट इज माइनस h2। तो किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव ले रहे हैं, आपको समझ में आया क्या? यस और नो? समझ में आया? यस यस। चलिए अगला केस में आपको खाली पॉजिटिव नेगेटिव बताना है। सपोज आई से आई हैव ए कन्वेक्स मिरर एंड दिस इज व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज हियर इज एन ऑब्जेक्ट, हियर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं, फर्स्ट आई टेक ए रे लाइक दिस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रिफ्लेक्ट करके जाएगा, दूर जाएगा तो कैसे जाएगा? सपोज ये C है तो ऑब्वियसली ये F है, एंड यू नो जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगा वो इसके अंदर से जाता हुआ दिखेगा, ऐसा रिफ्लेक्टेड रे विल अपीयर टू गो थ्रू द फोकस, मतलब ये रहेगा रिफ्लेक्टेड रे। कहने का मतलब है अगर ये हुआ इंसिडेंट रे तो ये होगा रिफ्लेक्टेड रे, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस। हाँ, एक रिफ्लेक्टेड रे मिला। दूसरा हुआ कि अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा रे लेता हूं, ये रे आता है थ्रू दी पोल टू दी पोल, ये रिफ्लेक्ट करने के बाद कैसे जाएगा? ये रिफ्लेक्ट करने के बाद ऐसे जाएगा नहीं, क्योंकि ये कन्वेक्स सरफेस है। अब देखो तो ये दूसरा रिफ्लेक्टेड रे जो है हमारा, ये दूसरा रिफ्लेक्टेड रे जो है ये भी ओपन एक्सटेंशन इसके साथ मिल रहा है कहीं यहाँ पे, तो आप कहोगे यहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे आर अपीयरिंग टू मीट and you see here is the image forming like this. Suppose ये लेंथ दिया है 8 सेंटीमीटर, ये दिया है से समथिंग लाइक 4 सेंटीमीटर हाइट, और ये दिया है सपोज दिया है ये 20 सेंटीमीटर, और ये दिया है से समथिंग लाइक 10 सेंटीमीटर, ऐसे करके दिया है, कुछ डाटा दिया हुआ है। क्या बता सकते हो इस फिगर में u हमें क्या लेना चाहिए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? क्योंकि हम इस डायरेक्शन को लेंगे पॉजिटिव और ये हाइट को लेंगे पॉजिटिव, तो सारा चीज को पोल से मेजर किया जाता है। पोल से ये इधर को 20 सेंटीमीटर है तो u का वैल्यू लेंगे -20। क्या बात समझ में आ रहा है? अच्छा, v का वैल्यू क्या लेंगे? यहां से इसका डिस्टेंस, तो इसको लिखेंगे +10। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? अच्छा, फोकल लेंथ इस मिरर का पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? फोकस तो कोई इधर है, इधर को होगा तो ये पॉजिटिव होगा नहीं। हाइट ऑफ द इमेज कोई बताएगा क्या लेना चाहिए मुझे? हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये भी तो 8 सेंटीमीटर है तो भी पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? विल से इट इज पॉजिटिव, क्योंकि सेंटर रेडियस इधर है, सेंटर इधर है। तो साइन कन्वेंशन आपको समझ में आ गया, बढ़िया है। नाउ विल सी मिरर फॉर्मूला। क्या कहता है मिरर फॉर्मूला? 1/v plus 1/u is equal to 1/f when u, v, f are taken with proper sign। अब u हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v हो गया इमेज डिस्टेंस, f हो गया फोकल लेंथ। तो इस फॉर्मूले से हमें क्या क्या चीजें मिल रहा है, समझ में आ रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ रहा है कि एक फॉर्मूला में u है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। u को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंगली v भी कम ज्यादा हो जाएगा, बट फोकल लेंथ इज ए कांस्टेंट। क्या समझ में आया? तो फोकल लेंथ इज ए कांस्टेंट, तो 1/v plus 1/u is equal to 1/f। कभी कभार आपको पूछता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 1/v वर्सेस 1/u, सो यू विल से इट इज y plus x इज ए कांस्टेंट, तो y इज इक्वल टू नेगेटिव स्लोप, y इज इक्वल टू mx plus c फॉर्म में स्ट्रेट लाइन बनता है। खैर वो ग्राफ में हम लोग बाद में जाएंगे। फिलहाल तो देखो कि सपोज आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि सपोज u का वैल्यू हुआ 10 और कैलकुलेट किए तो पता चला v का वैल्यू आया 20, तो आप कहोगे 1/10 plus 1/20 is equal to 1/f।
सपोज u का वैल्यू हुआ 20, तो v का वैल्यू कितना होगा बता सकते हो क्या? सोचो तो। सपोज व्हेन u is 20, let u is 10, v is 20 centimeter. When u is 10 centimeter, let v is 20 centimeter. Then if u is 20 centimeter, what will be the value of v? क्या होगा? सोचो जब u का वैल्यू 10 है, ये तो कांस्टेंट है ना, ये जो पूरा क्वांटिटी है 1/f है, ये कांस्टेंट है क्योंकि मिरर के ऊपर डिपेंड करता है। मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर r हुआ, f का वैल्यू r/2 है और ये कांस्टेंट है। यू आर नॉट गोइंग टू चेंज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, ये चीज एक कांस्टेंट है फॉर एवरी मिरर। अब जब ये हुआ 10, ये हुआ 20, तो 1/10 प्लस 1/20 इज दिस कांस्टेंट। अगर ये हुआ 20 तो इसको क्या होना चाहिए? 1/20 प्लस 1/10, जैसे 1/10 प्लस 1/20 इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/10। तो इसका मतलब v का वैल्यू क्या हुआ? v मस्ट बी 20। होगा कि नहीं होगा? वे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, आ रहा है ना? कहने का मतलब है जब u का वैल्यू 10 हुआ, अगर v का वैल्यू 20 हुआ, मतलब अगर u का वैल्यू 20 सेंटीमीटर होगा तो v का वैल्यू क्या होगा? 10 सेंटीमीटर। होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ये है कि अगर हम कहेंगे कि एक जगह ऑब्जेक्ट रखने से, सपोज ऐसे दिस इज व्हाट इज ए मिरर, यहां पर ऑब्जेक्ट रखो, यहां पर इमेज बना। अगर यहां पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो यहां पे इमेज बनेगा। मतलब जब ये है u, ये है v, अगर ये है u तो ये है v। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इंटरचेंजेबल, ये चीज आपको बताना है। क्या बताना है इसमें? हम कहेंगे पहला चीज समझ में आया, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इंटरचेंजेबल। समझ में आया? दूसरा चीज क्या है? ये दोनों पोजीशन को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, मिरर फॉर्मूला से हमें ये इंपॉर्टेंट चीज मिलता है। ओके, lateral magnification. But before we go for the other derivations, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देना चाहूंगा। In case of a concave mirror, the object at a distance 60 centimeter from mirror forms a real image, मतलब रिफ्लेक्टेड रेज रियल इमिट कर रहे हैं, रियल इमेज at a distance 28 centimeter from mirror. centimeter from mirror. ठीक है? If the object is moved by a distance of 32 centimeter towards mirror, find image distance. क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 60 सेंटीमीटर दूरी पे रखा गया था और इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया कि तो इसका इमेज कहाँ बन रहा था? एट ए डिस्टेंस समथिंग लाइक 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। यू दिया है, वी दिया है।
बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को अगर मिरर के तरफ ले लेंगे, कितना दूर ले लेंगे, 32 सेंटीमीटर, तो इमेज कहां पे होगा? देखो ये पहले कितना दूर पे था, 60 सेंटीमीटर दूरी पे। अब इसको 32 सेंटीमीटर इधर को ले लिए, तो क्या बोलोगे? पहले जब u का वैल्यू था -60, क्योंकि मिरर के सामने था, -60, तो v का वैल्यू क्या था? -28। तो आपको ऐसे याद रखना है, वे फर्स्ट केस में आपको मिला u इज -60 सेंटीमीटर, v क्या हो गया? -28 सेंटीमीटर। सेकंड केस में ऑब्जेक्ट को मूव करवा दिया गया, किधर को? टूवर्ड्स द मिरर बाय 32 सेंटीमीटर, मतलब अभी उसका डिस्टेंस क्या है? -60 -32 घट गया है, कितना? ये इट इज -28 सेंटीमीटर। पूछा है बताओ v कितना होगा? अरे कितना सिंपल है, जब u was -60, v was -28, when u is -28 सेंटीमीटर, v कितना होगा? पोजीशन ऑफ u एंड v आर इंटरचेंजेबल। अब ऑब्जेक्ट कहां हुआ? वो इमेज की पोजीशन पे चला गया, तो इमेज कहां होगा? एट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो v का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? मतलब जहां पर पहले ऑब्जेक्ट था, कहां पर ऑब्जेक्ट था? 60 सेंटीमीटर दूरी पे, तो आंसर हो जाएगा v is equal to -60 सेंटीमीटर। The image will form at a distance 60 सेंटीमीटर from the mirror। क्या मैं समझा पा रहा हूं? तो बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? बोलोगे तब ना मुझे समझ में आएगा कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, हाँ, बड़े देर से, ठीक है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज लेटरल मैग्निफिकेशन। लेटरल मैग्निफिकेशन क्या है कि अगर कोई एक ये लेटरल मैग्निफिकेशन को हम m से डिनोट करेंगे, और m का वैल्यू होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम कहेंगे कि ये कोई एक मिरर है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, और मान लो कि यहाँ पर बन गया उसका इमेज, तो आप कहोगे कि ये रे अगर ऐसे आ रहा होगा तो इधर से तो पक्का जा रहा होगा, और हमें मालूम है कि ये डिस्टेंस है v और ये डिस्टेंस है u, ये सब आपको मालूम है, ये सब मालूम है, तो आप कहोगे, चलो नेमिंग कर देते हैं थोड़ा इस पॉइंट को, o डैश, i डैश, ऐसे कर देते हैं। इमेज ये ऑब्जेक्ट है, ये पोल है। तो आप कहोगे यहाँ पर आपका o डैश कितना है? o डैश इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज टू बी टेकन पॉजिटिव, है ना, ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और o i डैश क्या है? i डैश अगर ये हाइट ऑफ इमेज है, नीचे की तरफ है, तुम लिखेंगे -h हाइट ऑफ इमेज। po is the distance of the object from the pole, so क्योंकि इधर को हो रहा, हम ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, तो लिखेंगे -u। pi is distance of image from the pole, तो इसको लिखेंगे -v। अब इस ट्रायंगल में कह सकते हो कि o डैश और i डैश डिवाइडेड बाय o डैश इज इक्वल टू i डैश बाय o डैश इज इक्वल टू pi बाय po। सिमिलर, ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है। सबका वैल्यू डाला जाए, सबका वैल्यू डालें, तो इसमें i डैश का वैल्यू क्या आ रहा है? -hi, o डैश क्या है? +ho, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। pi क्या है? -v, po क्या है? -u। थोड़ा मारपीट करो तो hi बाई ho का वैल्यू क्या है? ये -n इधर जाएगा, ये दोनों -n कट जाएंगे, तो मिलेगा hi बाई ho, जिसको हम m कहते हैं, वो hi बाई ho क्या होगा? इट विल बी -v बाई u। डेरिवेशन आपको नहीं चाहिए तो आई ट्राई टू जस्ट एक्सप्लेन। अब मैं सारा चीज को बिटा दूंगा, ये हो गया -v बाई u। तो ये पूरा चीज से हमें मिला कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय हाइट ऑफ द इमेज। तो पता चला लेटरल मैग्निफिकेशन की बात करें तो हम कहेंगे m इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इस इमेज -v बाई u। कभी कभार
मैग्निफिकेशन दिया रहेगा, फोकल लेंथ दिया रहेगा। आई वांट टू रिलेट इट इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ। हमें मालूम है कि 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, क्योंकि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो ये ऐसे हुआ। तो हम कहेंगे 1/v इज इक्वल टू u माइनस f बाय uf, हाँ ये भी कह सकते हैं। तो v इज uf बाय u माइनस f, v बाई u तो ठीक है, इसको ऐसे करो, u को इधर खींच के ले आ, तो बन गया v बाई u इज f बाय u माइनस f, ये चीज मिला। लेकिन ये हमारा है माइनस v बाई u, तो इसको आप लिख सकते हो माइनस ऑफ दिस इज f बाय f माइनस u। ये फॉर्मूला काफी काम का रहता है टाइम सेविंग के लिए। सो लेटरल मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज माइनस v बाई u। ठीक है, ये चीज समझ में आया। डेरिवेशन आपको चाहिए नहीं, तो ये चीज को मैं मिटाया। क्या बात समझ में आया? यहां से एक चीज और भी हमें समझ में आता है। सपोज एम पॉजिटिव है, क्या मतलब है? पॉजिटिव है मतलब अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव होंगे तभी जाके एम पॉजिटिव होगा। दोनों पॉजिटिव होंगे मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ हुआ, हाइट ऑफ द इमेज भी ऊपर की तरफ होगा। ऐसा होने से हम कहते हैं द इमेज इज इरेक्ट। एम पॉजिटिव का मतलब हुआ इरेक्ट, और क्या हुआ? एम का पॉजिटिव वैल्यू का मतलब हुआ इमेज इज इरेक्ट। और क्या हुआ? अगर एम पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी भी तो पॉजिटिव है। अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, आप जानते हो कि u तो हरदम नेगेटिव है, मिरर के सामने रखा गया, ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखें, u इज नेगेटिव है। अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो u, अगर कोई रियल ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखेंगे, सर कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होता है क्या? होता है, आगे आके देखेंगे हम लोग। फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट अगर सामने है, u तो हरदम नेगेटिव ही होगा, ये u हरदम नेगेटिव ही होगा। अच्छा, अगर ये बात है तो आप कहोगे कि ये u नेगेटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो v भी पॉजिटिव हुआ। v पॉजिटिव हुआ मतलब द इमेज विल बी फॉर्मिंग समवेयर हियर, मिरर के पीछे है, तो इरेक्ट हुआ, इसका मतलब वर्चुअल हुआ। तो ये आप जनरल स्टेटमेंट याद रखो, ऑल इरेक्ट इमेजेस आर ऑलवेज वर्चुअल। कोई इमेज अगर इरेक्ट हुआ तो वर्चुअल होगा ही होगा, वर्चुअल हुआ तो इरेक्ट होगा ही होगा। कोई भी वर्चुअल इमेज कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। सो फॉर एन इरेक्ट इमेज द इमेज इज वर्चुअल, आंख बंद करके बोलना। और फॉर दैट एम विल बी पॉजिटिव, और एम अगर नेगेटिव हुआ तो आप कहोगे जस्ट उल्टा है, ये इन्वर्टेड इमेज है। क्यों इन्वर्टेड है? क्योंकि HO पॉजिटिव है, पूरा चीज नेगेटिव है, मतलब HI नेगेटिव है। HI नेगेटिव है मतलब ये नीचे की तरफ होगा। और साथ साथ ऐसे भी हम समझा सकते हैं कि ये रियल है। ऑल रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड, ऑल वर्चुअल इमेजेस आर इरेक्ट। फॉर रियल इमेजेस M is negative, for virtual images M is positive. Real images can be seen on a screen, virtual images can be seen behind the mirror, in the mirror. ये सब चीजें हम लोग देखें। तो ये जो बात था हमारा क्या था? दिस वॉज ऑल अबाउट लेटरल मैग्निफिकेशन। अगर आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे मैं पूछूं कि सपोज यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट बना है और मान लो रखे हैं, और पता चला कि यहाँ पर एक इमेज बना है, ये बना है 6 सेंटीमीटर का, ठीक है, और ये बना है मान लो 2 सेंटीमीटर का, और दिया है कि यहाँ पर ये कुछ ऐसा रखा है, यहाँ पर कोई कन्वेक्स मिरर है। कोई पूछा है बताओ इन दिस केस अगर ये डिस्टेंस है समथिंग लाइक 30 सेंटीमीटर, क्या बता सकते हो व्हाट इज दिस डिस्टेंस? फिगर देके बताओ। ये 6 है, ये 2 है, ये हम जानते हैं कि मैग्निफिकेशन इज v बाई u माइनस v बाई u, है कि नहीं? मैग्निफिकेशन क्या है देखो तो यहाँ पर आप कहोगे m इज इक्वल टू 6 हाइट ऑफ इमेज 2/6। ये 2 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया? हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ
v बाई u। यहाँ पर u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू कितना है -30। u की जगह -30 ले लो तो v क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा 10। इसका मतलब ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आ रहा है? तो v बाई यू फॉर्मूले से यूज करके आप कर सकते हो। हम देखेंगे ढेर सारे वैरायटी के न्यूमेरिकल। अब हम देखने वाले हैं अबाउट लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को चलो हम लोग कहते हैं एम डैश। क्या है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन? अगर हम कहेंगे यहाँ पे कोई मिरर रखा है, पहला केस में कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे रखते थे, इमेज ऐसा बनता था। अब बोले नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट को हम लेटा देंगे इसके ऊपर, दी ऑब्जेक्ट इज लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इमेज भी ऐसा ही मिलेगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे गिरा हुआ मिलेगा। यू विल सी द इमेज विल बी फॉर्मिंग समथिंग लाइक दिस। ये अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो ये इमेज हुआ, ये लेटा हुआ तो भी लेटा हुआ। अगर ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ, ये लेंथ ऑफ इमेज हुआ, तो रिलेशन क्या है? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बाय लेंथ ऑफ इमेज। ये जो एम डैश है ये क्या है? इट इज लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट along the principal axis, along the principal axis, length of image by length of object along the principal axis। देखो मैं जानबूझ के थोड़ा ज़्यादा स्पीड में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। सम ऑफ यू मे बी नोइंग इट, बाकी सबको तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और एल्स आई विल शेयर यू दी डिटेल वीडियो। आप उसको देखो कैसे सारा डेरिवेशन किया गया है। ये सारा चीज़ का डेरिवेशन उसमें है, यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तो लेंथ ऑफ द इमेज बाय लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट गिव्स यू दी लेटरल लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मतलब along the principal axis मैग्निफिकेशन क्या हो रहा है। अगर हम निकालेंगे तो टू योर इंटरेस्ट विल फाइंड इट इज कमिंग सिंपली v बाई यू का स्क्वायर। बहुत ही आसानी से प्रूव कर सकते हैं फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ध्यान रहे इट इज फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। जैसे ना हम कहेंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अगर दोनों तरफ को डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिलेगा -1/v स्क्वायर dv माइनस 1/u स्क्वायर du इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है, तो आपको यहाँ से मिलेगा dv क्या हो गया, लेंथ ऑफ द इमेज, ये du क्या हो गया, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो आप निकालोगे dv बाई du तो मिलेगा आपको v स्क्वायर बाई u स्क्वायर। खत्म कहानी ये है, ठीक है। उसका डेरिवेशन ऐसा है। एनीवे इट इज v स्क्वायर बाई u स्क्वायर। और ध्यान रहे कि ये m स्क्वायर है, m क्या है, किसके लिए है, ध्यान रहे फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स ओनली, क्योंकि dv du डिफरेंशिएशन से जो निकल रहा है देयर आर स्मॉल चेंजेस। तो m स्क्वायर और m क्या है, m इज लेटरल मैग्निफिकेशन। समझ में आया क्या? यस सर। जैसे आपको समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए मैं छोटा सा क्वेश्चन देता हूं। A small insect of length say 2 millimeter standing vertically on a horizontal principal axis। principal axis कैसा है, horizontal है, horizontal principal axis forms an image of height 4 millimeter। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ, आप लोग भी लिखो, तब तक मैं क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ पे लेट मी रीअरेंज द स्पेस। हाँ आप लोग समझदार हो। हंसते खेलते चीज़ों को पढ़ना है, सीखना है, लेकिन क्या करें यहाँ पर यू हैव टू टेक ओनली द थ्योरी।
विदाउट मच लॉजिक के लिए आपको सारा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। जिनको चाहिए इंटरेस्ट है, आई कैन शेयर यू रिस्पेक्टिव वीडियोस। फॉर्म्स एन इमेज ऑफ हाइट 4 मिलीमीटर, कितना मिलीमीटर का, और 4 मिलीमीटर। कोई एक हॉरिजॉन्टल प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई 2 मिलीमीटर वाला कीड़ा खड़ा रहता है, तो 4 मिलीमीटर वाला एक इमेज बनता है। ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया पोल। क्या आप बता सकते हो जो इमेज 4 मिलीमीटर वाला बना वो किसके बीच में बनेगा? O और P के बीच में बनेगा कि इसका दूसरे साइड बनेगा अगर वो रियल इमेज है तो? क्योंकि V को ज्यादा होना है, V बाई U इज हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ये 2 मिलीमीटर है और वो 4 मिलीमीटर है तो उसको इधर बनना है और इन्वर्टेड बनना है अगर रियल है तो। बहुत जल है तो फिर तो दूसरी बात हो गई। एनीवे, बोल रहा है कि यहां पर कोई कीड़ा को खड़ा करते हैं तो क्या करता है, 4 मिलीमीटर हाइट का इमेज बनाता है। इफ द इंसेक्ट lies on principal axis, what will be length of image? तो सॉल्यूशन में क्या कहेंगे? पहले दिया है लेटरल मैग्निफिकेशन। लेटरल मैग्निफिकेशन हमें दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन क्या दिया है? इट इज हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि क्या है, ये दिया है 4 बाय 2, तो ये हो गया 2। बाद में जो आपका मैग्निफिकेशन है एम डैश, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। आप जानते हो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन एम डैश होता है एम स्क्वायर। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन होता है एम डैश। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस पे खड़ा था तो ये इमेज बन रहा था, अगर लेट गया तो जो इमेज बनेगा उसका लेंथ क्या बनेगा, ऐसे पूछा है। लेट गया है मतलब हम लोग अभी लेंथ ऑफ द इमेज जानना चाहते हैं अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, तो फॉर दैट यू सेड इज एम स्क्वायर। एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, खड़ा हुआ 2 मिलीमीटर हुआ तो लेट गया भी तो 2 मिलीमीटर होगा, ये 2 मिलीमीटर। m का वैल्यू क्या है 2, तो ये हो गया m का स्क्वायर हो गया 4, तो आप कहोगे लेंथ ऑफ इमेज इज 4 इंटू 2, इट इज 8 मिलीमीटर। क्या बात समझ में आ रहा है? देख लो, जल्दी समझ में आ गया तो गड़बड़ है, समझने की कोशिश करो बढ़िया से। देख, टेक योर ओन टाइम। कोई इंसेक्ट खड़ा था 2 मिलीमीटर वाला, इमेज बनाया 4 मिलीमीटर वाला, मतलब मैग्निफिकेशन क्या हुआ 2। इंसेक्ट लेट जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस में, लेंथ उसका 2 मिलीमीटर है। इमेज का लेंथ कितना होगा, इमेज का लेंथ विल बी m स्क्वायर टाइम्स, बिकॉज नाउ द लेंथ ऑफ द इमेज इज m स्क्वायर टाइम्स द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि अभी तो थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला दिए, लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज m स्क्वायर। m क्या है, लेटरल मैग्निफिकेशन। लेटरल मैग्निफिकेशन मींस ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हाइट बाय ये हाइट हो गया लेटरल मैग्निफिकेशन, ये लेंथ बाय ये लेंथ हो गया लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडिनल मींस अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन 8 मिलीमीटर होगा? सबको समझ में आया? यस यस सर। वेलोसिटी ऑफ इमेज, हम देखें कि लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ द इमेज, लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। यू नो इमेज का लेंथ मतलब v में थोड़ा सा चेंज, फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में बताया था, फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट dv, तो ये हो गया du, कितना है, इट इज इक्वल टू m स्क्वायर। m क्या था, v बाई u का स्क्वायर, m क्या है माइनस v बाई u का स्क्वायर, तो माइनस को क्यों बोले, स्क्वायर बोले तो माइनस आएंगे। इसका मतलब dv इज इक्वल टू m स्क्वायर टाइम्स du, और अगर मैं दोनों तरफ dt डिवाइड कर देता हूं,
dv by dt इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाय इंटू डी बाई डी टी। क्या ध्यान रहना चाहिए यहाँ पे? रहना चाहिए कि ये जो चीज है आपका ये क्या दे रहा है? वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ द इमेज, और ये स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यू कितनी जल्दी जल्दी बदल रहा है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, और एम स्क्वायर टाइम्स हो गया तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो आपको हो गए स्पीड ऑफ इमेज इज इक्वल टू एम स्क्वायर टाइम्स स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आया? कैसे क्वेश्चन आएंगे? एन ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर forms an image at a distance 40 centimeter from mirror. If object moves with 5 meter per second along principal axis, then what is speed of image? Speed of image सोच लो। बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट जब 60 सेंटीमीटर दूरी पे था, उसने इमेज बनाया, कितना दूर पे बनाया? इसने इमेज बनाया कितना दूर पे? एट ए डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो ये था मिरर, ये 60 सेंटीमीटर पे था, और यहाँ पे था ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर कहीं बनाया इमेज जो कि 40 सेंटीमीटर पे। अगर ऑब्जेक्ट चलने लगेगा क्या स्पीड में? 5 मीटर पर सेकेंड में, तो इमेज का स्पीड क्या होगा? You know the speed of image is equal to m square times speed of object. क्या बात समझ में आया? स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है, क्या हमें m मालूम है? हाँ, जब ये 60 सेंटीमीटर में होता है, ये 40 में होता है, तो m का वैल्यू क्या है? यहाँ पर m का वैल्यू क्या हो जाएगा? इट इज 40 बाई 60। आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ओनली, बिकॉज हमें स्पीड पूछा गया है, डायरेक्शन नहीं पूछा गया है। 2/3 का स्क्वायर इज नथिंग बट 4/9 इंटू 5, इट इज 20/9 मीटर पर सेकेंड। द इमेज मूव्स विथ स्पीड ऑफ 20/9 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन 2-3 चीजें एक्स्ट्रा है, सीख लेने में क्या फर्क पड़ता है? क्या ये समझ में आया? हाँ, सिंपल क्वेश्चंस। नाउ लेट मी टेल यू सम टेक्निक्स हाउ टू नो। कभी कभार नेचर ऑफ इमेज के बारे में बताता है, तो सोचो कि मैं ये कोई एक कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर लिया हूं, और ये कुछ टेक्निक्स मैं आपको बताने वाला हूं, शॉर्टकट्स। और आप जानते हो कि इसके ऊपर जो सैलिएंट पॉइंट्स है उसको P, F, C, और इधर वाला जो इनफाइनाइट डिस्टेंस है उसको हम लोग -इंफिनिटी कहते हैं, क्योंकि पोल से मेजर किया जाता है। और इधर भी प्रिंसिपल एक्सिस इंफिनिटी तक जाता है, तो इसको हम लेते हैं +इंफिनिटी। ये पूरा फिगर को ध्यान से देखिए, इसमें काफी आपको मदद मिलने वाला है फॉर मेडिकल एंट्रेंस पर्टिकुलरली। ये जो पूरा जो प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, इतने हम इसको अभी सेग्रीगेट कर दिए इन टर्म्स ऑफ C, F एंड P। चलो इसको कहते हैं रीजियन 1, ये रीजियन 2, ये रीजियन 3 है ना, ये हो गया रीजियन 3, और ये हो गया रीजियन 4। मतलब ये वाला हिस्सा को कहेंगे रीजियन 1, ये वाला हिस्सा को कहेंगे रीजियन 2, ये वाला हिस्सा को कहेंगे रीजियन 3, ये वाला हिस्सा को कहेंगे रीजियन 4। Here we are going to discuss about the position, size, nature and
वेलोसिटी ऑफ इमेज। सारा चीज को एक में क्लब करने की कोशिश करते हैं। पहला चीज याद रखना है, पहला चीज क्या याद रखना है, इफ ऑब्जेक्ट is in region 1 then image is in region 2 and vice versa। अगर ऑब्जेक्ट रीजन 1 में रहेगा C से इंफिनिटी के बीच में, इमेज कहां रहेगा, C से F के बीच में। हाँ सर ये तो पहले से मालूम था। अच्छा ठीक है, मालूम था, वो आपको हेल्प करेगा आगे। और वाइस वर्सा का मतलब हम जानते हैं ऑब्जेक्ट एंड इमेज पोजीशन कैन बी इंटरचेंज्ड। अगर ऑब्जेक्ट रह गया रीजन 2 में तो इमेज रहेगा रीजन 1 में। ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्ट, यहां पर इमेज, यहां पर ऑब्जेक्ट, यहां पर इमेज, है ना। अच्छा, इफ ऑब्जेक्ट प्रदीप राज, कोई काम धंधा नहीं है तुम लोगों का, जाओ अपनी मर्जी से मत आओ, फालतू के बैठे रहो वहां पे जाके। सो इफ ऑब्जेक्ट इज इन रीजन 3 द इमेज इन रीजन 4 एंड वाइस वर्सा। मतलब ऑब्जेक्ट अगर यहां पे रहेगा इमेज यहां पे रहेगा, ऑब्जेक्ट अगर यहां पे रहेगा तो इमेज यहां पे रहेगा। सर मिरर के पीछे रखने से भी इमेज बनेगा क्या? हाँ बताएंगे कैसे बनेगा। फिलहाल तो आप देख लो, ये रीजन में ऑब्जेक्ट हुआ तो यहां पर इमेज हुआ, यहां पर ऑब्जेक्ट हुआ तो यहां पर इमेज हुआ, यहां पर ऑब्जेक्ट हुआ तो यहां पर इमेज होगा, यहां पर ऑब्जेक्ट होगा तो यहां पर इमेज होगा। मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट रखेंगे फिर भी दिखेगा क्या? सर ऐसे तो कभी एक्सपीरियंस नहीं है। अरे ऑब्जेक्ट वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। सपोज कोई मिरर पे ऐसे दो लाइट रे गिर रहे हैं, I said the point of incidence of the point of intersection of the incident rays gives you the position of the object। ये जो incident ray है they are appearing to meet somewhere here। तो ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन रहा है इसको हम कहेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि मिरर के पीछे बन रहा है। तो फिर रिफ्लेक्ट करने के बाद ये रे कैसे जाएंगे? ऐसे और ऐसे, तो यहाँ पे बनेगा इमेज। क्या बात समझ में आया? तो when the object is this side, image is this side, virtual object corresponds to a real image। चलो ठीक है, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल तो हम लोग देख रहे थे कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है इमेज यहाँ पर होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है इमेज यहाँ पर होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है इमेज यहाँ पर होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है इमेज यहाँ पर होगा। ये रीजन याद रखना। क्या बात समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. यस सर। अब अगर ऑब्जेक्ट का रीजन बड़ा है, देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर आपका इमेज है, जिसका रीजन बड़ा होगा उसका साइज बड़ा होगा। मान लो कि अगर इमेज यहाँ पे है इमेज, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, तो इमेज का रीजन ऑब्जेक्ट का रीजन से छोटा हुआ। इमेज का रीजन ऑब्जेक्ट का रीजन काफी बड़ा है, इमेज का रीजन काफी छोटा है, तो इमेज का रीजन छोटा हुआ मतलब इमेज का साइज भी छोटा ही होगा। समझ में आया क्या? ये याद रखना है। क्या याद रखना है? पॉइंट नंबर 2 में, इफ साइज ऑफ इमेज रीजन is more than or bigger than size of object region, then image is magnified। image is magnified। क्या बात समझ में आ रहा है? जिसका साइज बड़ा होगा रीजन का, जिसका रीजन का साइज बड़ा होगा वही होगा हमारा बड़ा साइज का इमेज, मैग्नीफाइड। मतलब अगर इमेज का रीजन ऑब्जेक्ट का रीजन से बड़ा है तो यू विल फाइंड ए मैग्नीफाइड इमेज। इमेज का रीजन ऑब्जेक्ट का रीजन से छोटा है, यू विल फाइंड ए डिमिनिश्ड इमेज। क्या बात समझ में आया? यस सर। पॉइंट नंबर 3, अगर समझ में आया तो बताओ, कोई ऑब्जेक्ट इन रीजन 1 C से इंफिनिटी के बीच में,
सी से इन्फिनिटी के बीच में कोई ऑब्जेक्ट कैसा इमेज बनाएगा? मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा कि डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा? मैग्नीफाइड, क्योंकि ये यहाँ पर बनेगा इमेज, इमेज यहाँ पर बनेगा, मतलब ये रीजन छोटा है तो डिमिनिश्ड बनेगा, छोटा इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट इन बिटवीन सी एंड एफ, इमेज कहाँ बनाएगा? बियॉन्ड सी। कैसा इमेज बनाएगा? मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड? मैग्नीफाइड बनाएगा। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी will produce magnified, क्योंकि इसका रीजन काफी बड़ा है, इंफिनिटी तक है, will make a magnified image। क्या बात समझ में आ रहा है? यस। चलो थोड़ा और भी घुमा के पूछते हैं, आपको समझ में आया कि नहीं आया। The object between C to infinity in this case will form a real image और virtual image। हम जानते हैं रियल इमेज मिरर के सामने बनता है, वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे बनता है ना? तो C और इंफिनिटी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, रियल इमेज बनाएगा कि वर्चुअल इमेज बनाएगा? रियल इमेज, क्योंकि यहाँ पे बनेगा, ये मिरर के सामने रियल इमेज बनेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? The object between F and P will produce a real image or virtual image? वर्चुअल इमेज। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड और वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट। तो बताओ, ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F will produce a real image और virtual image। C एंड F के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है तो क्या बनाएगा? रियल इमेज बनाएगा। मैग्नीफाइड बनाएगा कि डिमिनिश्ड बनाएगा? मैग्नीफाइड, क्योंकि रीजन, इमेज का रीजन बड़ा है, मैग्नीफाइड बनाएगा। अच्छा, इन्वर्टेड बनाएगा कि इरेक्ट बनाएगा? कैसे? रियल इमेज हुआ ना, रियल मतलब इन्वर्टेड। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ, रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। अभी भी तो देखिए मैग्निफिकेशन देखते वक्त, है ना? या वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट। अच्छा, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी? इट विल से मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड, रियल और वर्चुअल? रियल और वर्चुअल पूछे आ रहा है तो वर्चुअल। इरेक्ट और इन्वर्टेड? आ गया ना पोजीशन समझ में? ये आप सिर्फ कॉन्केव मिरर के लिए नहीं, कन्वेक्स के लिए भी वही है, रूल्स आर द सेम। कन्वेक्स मिरर के लिए वही है। अच्छा, तो अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखें। अभी अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो रहा है, इमेज यहाँ पे हो रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो रहा है, इमेज यहाँ पे हो रहा है, और पोजीशन सबको पता चल गया। अगर ऑब्जेक्ट चलने लगेगा, इमेज भी चलने लगेगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, द इमेज विल बी एट एफ। ऑब्जेक्ट धीरे धीरे इधर आने लगेगा, इमेज भी धीरे धीरे इधर आने लगेगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट रीचेस पॉइंट सी, यू नो द इमेज आल्सो इज एट सी। मतलब ये इनफाइनाइट से सी तक आएगा, ये यहाँ से यहाँ तक आएगा। जितनी समय में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से सी तक आएगा, उतनी समय में इमेज एफ से सी तक आएगा। तो उतनी समय में इमेज इज मूविंग ए स्मॉल डिस्टेंस, उसका स्पीड कम होगा। ऑब्जेक्ट इतना दूर से आया सी तक, उसका स्पीड ज्यादा होगा। जितनी समय में ऑब्जेक्ट आया उतनी समय में इमेज आया। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं पॉइंट सी। सी में ऑब्जेक्ट तो सी में इमेज। तो बात इसमें ये हुआ कि जिसका रीजन बड़ा हुआ उसका स्पीड ज्यादा हुआ। अगर ऑब्जेक्ट है रीजन 1 में और मूव करने लगेगा तो ऑब्जेक्ट का स्पीड ज्यादा होगा कि इमेज का स्पीड ज्यादा होगा? आप कहोगे ऑब्जेक्ट का स्पीड ज्यादा होगा, इमेज का स्पीड कम होगा। ऑब्जेक्ट हुआ रीजन 2 में, इमेज बना रीजन 1 में और मूव करने लगा तो ऑब्जेक्ट का स्पीड ज्यादा होगा कि इमेज का स्पीड ज्यादा होगा? आप कहोगे इमेज का स्पीड ज्यादा होगा, क्योंकि उसका रीजन बड़ा है। समझ में आ रहा है? तो वही चीज को हम लोग नोट करने वाले हैं। इफ रीजन ऑफ इमेज is greater than that of object, then the speed of image, जो कि m² टाइम्स था, speed of image is more than that of object। कौन ज्यादा स्पीड में जाएगा? ऑब्जेक्ट की इमेज? आप कहोगे ऑब्जेक्ट जिसका रीजन बड़ा है वो ज्यादा स्पीड में जाएगा, that of object। दिया है इसमें लिखे हम लोग कि अगर रीजन ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन that of object, then the speed of image is more than that of object। क्या बात समझ में आया?
Yes, sir. हाँ, तो अगर मिरर दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया है, तो हम इमेज निकाल सकते हैं। और इमेज मैग्नीफाइड होगा कि इरेक्ट होगा, मैग्नीफाइड होगा कि डिमिनिश्ड होगा, इरेक्ट होगा कि इन्वर्टेड होगा, रियल होगा कि वर्चुअल होगा, वो भी पता कर सकते हैं। साथ साथ हमें ये कॉम्बिनेशन याद रखना है कि रियल का मतलब इन्वर्टेड, वर्चुअल का मतलब इरेक्ट। रियल इमेज देख नहीं सकते, स्क्रीन पे डाल सकते हैं, वर्चुअल इमेज देख सकते हैं। और वर्चुअल इमेज के लिए m का वैल्यू है पॉजिटिव, रियल इमेज के लिए m द मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। ये सारा चीज आपको याद रखना है। और ये सारा जो हम लोग इतना पढ़े ना, उसके बाद एक सिंगल लाइनर बना के उसको भी लिख देंगे हम लोग। रेदर मैं आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का दूंगा, आप इसको भर दो, यू गेट द कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूले इन ए सेट ऑफ पेपर, एज वेल एज आपका सारा कॉन्सेप्ट उसमें आ गया। लास्टली, अगर हमें ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों दिया गया, पूछा मिरर कहाँ है, बताओ कैसा मिरर है। टू नो द लोकेशन ऑफ द मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर गिवन, टू फाइंड और टू आइडेंटिफाई मिरर, टू आइडेंटिफाई mirror when object and image are given। चलिए ये गिवन को थोड़ा इधर ले आते हैं, ठीक है। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक मिरर है, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट बना और इसका मान लो कि एक करेस्पॉन्डिंग इमेज बना। मतलब ऑब्जेक्ट से निकलता हुआ सारा रे रिफ्लेक्ट करने के बाद इस पॉइंट से जाते हैं। कोई रे अगर ऐसे गिर रहा होगा तो रिफ्लेक्ट करके इधर से जा रहा होगा, क्योंकि सारा रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे मिल रहे हैं, है ना। ये हमें समझ में आ रहा है। अगर कोई रे ऐसे आएगा तो रिफ्लेक्ट करने के बाद भी तो ऐसे ही जाएगा, है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर हमने क्या किया, इसको इन्वर्ट कर दिया, ऐसे कर दिया और लाके यहाँ पे डाल दिया। ये था हमारा, सॉरी, ये जो इमेज था इसको इन्वर्ट करके ऐसे कर दिया। अब ऑब्जेक्ट और जो इन्वर्टेड इमेज है आइडियाज, इन दोनों को जोड़ के हम ऐसे एक्सटेंड करेंगे, तो जहां पे ये दोनों ये लाइन जाके प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा, वो पॉइंट में क्या है, पोल। पोल इज लोकेटेड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हेड ऑफ द इन्वर्टेड इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज को उल्टा कर दो, ये दोनों को जोड़ो, जहां पे ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा वहीं पे पोल है ना। और क्या है, अगर हम जानते हैं कि यहाँ पे कोई एक मान लो ये तो था हमारा मिरर, यहाँ से अगर कोई रे निकलता है थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो रिफ्लेक्ट करके वापस उसी पॉइंट में आएगा। मतलब वो रे जो ऐसे गया है वो ऐसे रिफ्लेक्ट करके आएगा। सारा रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट से पास करते हैं, मतलब द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज हियर, दिस मस्ट बी सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ऑब्जेक्ट हेड को इमेज हेड को ज्वाइन करके एक्सटेंड करोगे, जहां पे ये कट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस को, वहां पर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आया। ऑब्जेक्ट हेड इमेज हेड को ज्वाइन करके एक्सटेंड करो, जहां पे ये कट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस को, वहां पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट हेड और इन्वर्टेड इमेज हेड को ज्वाइन करके एक्सटेंड करो, जहां पर ये कट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस को, वहां पे पोल। दिस विल हेल्प यू अ लॉट टू फाइंड आउट द मेनी थिंग्स यूजिंग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। जल्दी जल्दी चीजें बन जाएंगे, आपको यू भी एफ का इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो क्या समझ में आया, क्लू याद रखना है कि द लाइन जॉइनिंग head of object and head of image cuts principal axis at C, the center of curvature, है ना। एंड दूसरा याद क्या रखना है, द लाइन जॉइनिंग head of object
inverted image cos principal axis at pole for example, let me give you typical case. Suppose हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा गया और उसका इमेज कुछ ऐसा दिख रहा है, तो बताओ कि कौन सा मिरर है, कहाँ पे है, टू द लेफ्ट ऑफ ए, बिटवीन ए एंड बी, टू द राइट ऑफ बी, कौन सा मिरर है। चलिए पहले हम मिरर को, हाँ, सेंटर को पता करते हैं। वेयर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, यू से द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज, ये हो गया हमारा क्या है, क्वेश्चन में दिया ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। तो लाइन जॉइनिंग हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हेड ऑफ द इमेज कॉस द प्रिंसिपल एक्सिस हियर, इसका मतलब जो भी मिरर यूज हुआ उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहाँ पे। हाँ, मिरर कहाँ पे, मिरर इज एट द पोल, पोल कहाँ है, एट द लाइन जॉइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड द इन्वर्टेड इमेज, ये था इमेज, इसका इन्वर्टेड इमेज कुछ ऐसा मिलने वाला है, ये इन्वर्टेड इमेज है, इन दोनों को जोड़ो तो जिस पॉइंट में ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा वहां पे है पोल, मतलब यहां पे है आपका मिरर। समझ में आ रहा है क्या, वंस यू नो मिरर, तो अगर दे देगा दोनों के बीच में डिस्टेंस दे देगा, ये हाइट दे देगा, तो आप निकाल सकते हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस क्या है। सिमिलरिटी ट्रायंगल करा के ये ट्रायंगल सिमिलर करके आप उसके बाद अपना दिमाग लगा लो मैथमेटिक्स करने में। तो वेयर इज द मिरर इज हियर। अच्छा, मिरर यहाँ पे है, उसका सेंटर यहाँ पे, तो बताओ पी पे कैसा वाला मिरर होगा, ऐसा वाला वाद वाला कि टू वाला, कौन सा वाला मिरर होगा, कौन सा वाला मिरर होगा पी पे। सेंटर इधर है, अरे ऐसा मिरर का तो सेंटर इधर होता है। मैं आपको चॉइस दे रहा हूं, और भी चॉइस दे रहा हूं, सोच के बताओ, ये या फिर आपको और भी चॉइस दे रहा हूं, ये। आई हैव गिवन यू 4 चॉइसेस, से 1 2 3 एंड 4। कौन सा मिरर होगा पी में, सोचो। एक तो हुआ कि मिरर का सेंटर इधर है, मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा, इन दोनों में से एक होगा, ये नहीं हो सकता, इनका सेंटर तो इधर को रहेगा, ये दोनों तो हो नहीं सकते, गए। अब इन दोनों में से ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ रहना चाहिए, इधर रहना चाहिए, ये उसका सिल्वर सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मिरर अगर इसको पीछा दिखा के रहेगा तो इमेज कैसे बनेगा, मिरर को रहना है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर रहना जरूरी है, इसका मतलब सही आंसर हो गया ये। आप कहोगे द मिरर मस्ट बी लुकिंग लाइक दिस। क्या बात समझ में आया। सो कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, कहां पे है, ए और बी के बीच में। क्या बात समझ में आया। यस सर। यस, चलिए और एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। सपोज हम कहेंगे ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया इमेज बड़ा वाला, हाँ ये हो गया इमेज। अब तो चीज वही है, ये हो गया इमेज, और दिया है पोजीशन ये ए है और ये पोजीशन बी है। बताओ कौन सा मिरर है, कहां पे है। तो पहले क्या पता करते हैं, सेंटर, सेंटर ऑफ द मिरर कहां होगा, ए और बी दोनों का, ऑब्जेक्ट और इमेज का, दोनों को हेड को अगर जोड़ेंगे तो जहां पे ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा वहीं पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया सेंटर। पोल कहां पे है, इमेज को उल्टा करो और इमेज और ऑब्जेक्ट को जोड़ो, जहां पे कट करेगा वहां पर होगा पोल। ये आइडिया से है, इन्वर्टेड इमेज, पोल यहाँ पे। अगर पोल यहाँ पे है तो कौन सा मिरर है भाई, ऑब्जेक्ट को फेस करता हुआ मिरर होना चाहिए जिसका सेंटर इधर है, मतलब इमेज द मिरर मस्ट बी समथिंग लाइक दिस। सो दिस मस्ट बी ए कनकेव मिरर बिटवीन ए एंड बी, वेयर द मिरर इज केप्ट बिटवीन ए एंड बी। क्या बात समझ में आया। यस,
अगर हम कहेंगे कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, आखिरी क्वेश्चन है, आप बताओगे, फिर हम चलेंगे। ये हो गया इमेज, तो बताओ ये हो गया ऑब्जेक्ट। फॉर दिस ऑब्जेक्ट दिस इमेज इज फॉर्म। बताओ वेयर इज अ मिरर एंड व्हाट इज अ मिरर। पहले बताओ सेंटर कहाँ है, सेंटर कहाँ है। लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, आप कहोगे ये हो गया सेंटर। अच्छा, तो फिर पोल कहाँ है। पोल जानने के लिए किसी एक को आप इसको इन्वर्ट कर लो, या तो आई को इन्वर्ट कर लो या फिर पी को इन्वर्ट कर लो, कोई एक ही बात है। ओ को भी इन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। इसको इन्वर्ट कर लो, ओ डैश बना दो और दोनों को जोड़ो। दी पोल इज हियर। अगर पोल यहाँ पे है तो मिरर यहाँ पे होना है, जिसका सेंटर इधर है, मतलब मिरर कुछ ऐसा दिखना चाहिए। अब ऑब्जेक्ट इधर है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये ऐसा होना चाहिए। सो देयर इज ए कॉनकेव मिरर टू द लेफ्ट ऑफ ए। क्या बात समझ में आ रहा है? यस सर। ये अब आपके लिए आखिरी सवाल आप करके बनाओगे, बताओगे मुझे, अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसा है और इसका इमेज भी कुछ ऐसा ही है, दोनों बराबर साइज के हैं, कौन सा मिरर है और कहाँ पे है, ये आपको बताना है। ये है ऑब्जेक्ट, ये हो गया इमेज। ए और बी में ऑब्जेक्ट और इमेज रखे गए हैं, देख रहे हो आप, दोनों बराबर साइज के दिख रहे हैं। फाइंड नेचर, फाइंड द टाइप एंड लोकेशन ऑफ मिरर। Find type and location of mirror। हाँ, जिनको समझ में आ रहा है वो फटाफट बताएंगे। प्लेन मिरर, क्योंकि अगर हम इन दोनों को सीधे सीधे जोड़ते हैं भैया, ये कहाँ मिलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस को, नहीं मिलने वाले। देयर बी एट इंफिनिटी, मतलब सेंटर इज एट इनफाइनाइट। और कहाँ पे हो मिरर, किसी एक को इन्वर्ट कर दो, किसी एक को इन्वर्ट कर देंगे तो अगर हम इसको इन्वर्ट करते हैं तो ये मिलेगा ऐसे। इन दोनों को ऐसे जोड़ो तो अगर ये दोनों बराबर हाइट के हैं तो ये भी उतना ही हुआ, तो ये मिड पॉइंट हुआ। देयर मस्ट बी ए प्लेन मिरर, क्योंकि प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, इनफाइनाइट, इसलिए लाइन कहीं नहीं मिल रहा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर फ्लैट रहेगा तो रेडियस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो प्लेन सरफेस का रेडियस होता है इनफाइनाइट, तो आप कहोगे ये इनफाइनाइट है, तो ये प्लेन मिरर है फेसिंग दिस साइड। क्या बात समझ में आया? यस। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।